डेज। आज के सेगमेंट में आपको मैं बताती हूँ कि शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप घर बैठे कैसे फिलअप कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम इंडिया में बैठ के एजेंट्स को बहुत सारा पैसा दे देते हैं सिर्फ एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो कि एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो आप खुद भी घर पे सिंपल स्टेप से खुद ही फिल आउट कर सकते हैं फॉर्म, और एजेंट को दिए पैसे आप बचा के अपने घूमने फिरने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगी। एक सैम्पल आपको मैं दिखाती हूँ कि शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप होता है। तो मैंने जो कंट्री चूज़ किया है वो है स्विट्ज़रलैंड। तो मैं स्विट्ज़रलैंड के लिए एक आपको सैम्पल शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई प्रोसेस में करके दिखाऊंगी। तो उससे आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आप अगली बार शेंगन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आप भी घर बैठे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक जानकारी देना चाहती हूँ कि बाकी जितने भी शेंगन कंट्रीज़ हैं, सबकी जो वीज़ा एप्लीकेशन होगा वो ऑलमोस्ट ये सेम ही होता है स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी जैसा, लेकिन जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑलमोस्ट मैंने कहा सेम होगा, लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये फॉर्म फिलअप करना सीख लिया तो आप कोई भी शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक सैम्पल फॉर्म फिलअप करती हूँ स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी के लिए। तो सबसे पहले हम स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी की साइट पे जाके शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे। तो जनरली हम इंडिया में हैं तो हम इंग्लिश चूज़ करेंगे, अलाउ कर देंगे यहाँ। ओके, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये फॉर्म ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम आते हैं सबसे पहले कॉलम पे। तो सबसे पहला कॉलम है सरनेम। सरनेम में आपका, इसमें ना मेजर लोग मिस्टेक करते हैं। आपको अपना फर्स्ट नेम नहीं लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है ABC सिंह, तो आपको ABC सिंह नहीं लिखना है पूरा। यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा गया है सरनेम, तो आपको सिर्फ सरनेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंह या ठाकुर या मिश्रा या झा या अरोरा, इस तरह के जो हमारे सरनेम होते हैं, लास्ट नेम, आपको वो मेंशन करना है यहाँ पे। और सेकंड कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ टाइम में कभी आपने नेम चेंज करवाया है, और ख़ासकर हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए, अगर शादी से पहले आपका मेडन नेम सरनेम कुछ और था, शादी के बाद आपने नेम चेंज करवाया, आपने हस्बैंड का नाम ऐड करवाया या रिप्लेस करवाया अपने मेडन नेम की जगह हस्बैंड का लास्ट नेम, तो आपको पिछला वाला जो आपका सरनेम था, जो आप बाय बर्थ यूज़ कर रहे थे शादी से पहले तक, तो वो सरनेम आपको यहाँ पे पुट करना है। और हमारे मेल फ्रेंड्स के लिए, अगर आपने लाइफ टाइम में कभी भी सरनेम में कोई चेंजेस करवाया है, आपने कोई नेम चेंज करवाया है, तो आपका जो सबसे पहले जो आपका सरनेम हुआ करता था चेंजेस से पहले, वो सरनेम यहाँ देंगे। और अगर आपका कोई भी लाइफ टाइम में सरनेम चेंज नहीं हुआ है तो आप इस कॉलम पे लिखेंगे NA नॉट एप्लीकेबल। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप शेंगन वीज़ा फॉर्म फिलअप करते हैं तो कोई भी कॉलम को आप एम्प्टी, खाली ना छोड़ें, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मेंशन करें। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपको मेंशन करना है। तो लेते हैं एग्जाम्पल कि हमारा कोई पहले सरनेम नहीं था, तो NA। अब हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ABC। ओके, अब आते हैं अगले पे, डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी डाल रही हूँ। ओके, अब आते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा। कंट्री ऑफ बर्थ, पासपोर्ट में जो आपका कंट्री ऑफ बर्थ है, जो आपका एक्चुअली में कंट्री ऑफ बर्थ है।
करंट नेशनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोग यूएस माइग्रेट हो जाते हैं, कनाडा माइग्रेट हो जाते हैं, या कोई भी और एक कंट्रीज़ माइग्रेट हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो जनरली उनको अगर आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई है तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें क्या मेंशन करना है। तो आपको मेंशन करना है अपनी करंट नेशनैलिटी। आप अभी इस डेट में, जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उस डेट में आपकी नेशनैलिटी जो है आपको वो फिलअप करना है। जैसे मैंने यहाँ इंडियन डाला है, और दूसरा कॉलम भी उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है जिन्होंने नेशनैलिटी चेंज किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बॉर्न ब्रॉट अप इंडिया में थे, लेकिन जॉब और बाकी पर्पस की वजह से वो किसी कंट्री में गए, वहाँ सेटल हो गए, वहाँ की नेशनैलिटी उनको मिल गई, तो वो लोग अपना करंट नेशनैलिटी उस कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि बाय बर्थ एक्चुअली में उनकी पहले नेशनैलिटी क्या थी। और अगर आप इंडियन हैं, इंडिया में ही रहे हैं, आपकी नेशनैलिटी नहीं चेंज हुई है, तो यहाँ पे आप NA डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल। अदर नेशनैलिटीज नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं जेंडर की। तो ऑब्वियसली मेल फीमेल जो भी है, आप जेंडर अपना फिलअप करेंगे इसमें। फिर आते हैं अगले कॉलम पे, सिविल स्टेटस। तो सिविल स्टेटस में आपका जो भी करंट स्टेटस है, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड, विडो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, अदर, जो भी आपका है, जनरली हम कंसिडर करते हैं, चलिए सिंगल। अब आते हैं अगले कॉलम पे, पेरेंटल अथॉरिटी। तो ये जनरली कॉलम होता है माइनर्स के लिए, जो 18 ईयर्स से बिलो जिनका एज है, तो उनका आपको पेरेंट का नाम लिखना है कि उनके लीगल गार्जियन कौन है। इन केस उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, नहीं है, तो उनके पेरेंट का नाम, तो उनके जो गार्जियन हैं, लीगल गार्जियन, या उनके जो माइनर के जो अभी करंट पेरेंट है, उनका नाम यहाँ पे आएगा। तो मैं इस केस में NA डाल रही हूँ। अगर आपके साथ ये केस नहीं है तो आप भी NA डालें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है नेशनल आइडेंटिटी नंबर। तो यहाँ पे बहुत लोग आके मिस्टेक करते हैं, वो ये कॉलम खाली छोड़ देते हैं। तो मैं इसका आपको समझाती हूँ, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ओके, तो इंडिया में हर किसी के पास एक आधार कार्ड नंबर है, तो इस कॉलम में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो इसने जनरली, हम जनरल लोगों के लिए जनरली यहाँ पे होगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो आपका पासपोर्ट नंबर आएगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और उसका पासपोर्ट नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू आप यहाँ मेंशन करेंगे। वैलिड टिल पासपोर्ट आपका कब तक वैलिड है और किस कंट्री ने आपका पासपोर्ट इशू किया है, ये आपको पासपोर्ट में मेंशन होगा। अगर आपने इंडिया में नहीं बनवाया है, कहीं और बनवाया है, जहाँ पे भी बनवाया है वहाँ पे। उसके बाद आता है 17 पॉइंट। अगर आप मैरिड हैं किसी यूरोपियन सिटीजनशिप से, तो उनका सरनेम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, उनका फर्स्ट नेम आपको मेंशन करना होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनैलिटी ओरिजिनल, उनका पासपोर्ट नंबर मेंशन करना होगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई केस नहीं है, जो आपके इमीडिएट कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे आप जिस पे जा रहे हैं, वो ऐसा आपका कोई केस अगर नहीं है, तो आप NA डालिए इसमें। ओके, अब चलते हैं 18th पॉइंट पे, फैमिली रिलेशनशिप विथ। ओके, वही है, अगर आपका कोई यूरोपियन सिटीज़न है उधर, तो उसके साथ आपका किस तरह का रिलेशन है, क्या आप उनके स्पाउस हैं, चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, जो भी है,
तो ये आप उसमें फिलअप करेंगे, नहीं है तो फिर इसको फिलअप नहीं करना है ऑब्वियसली। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, 19th। तो एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, तो ऑब्वियसली इसमें आपका होम एड्रेस आएगा, मेंशन करेंगे अपना ईमेल एड्रेस, अपना फुल ईमेल एड्रेस XYZ जो भी है @gmail.com, जो भी आपका फुल ईमेल एड्रेस है आप अपने होम एड्रेस के साथ वो भी मेंशन करेंगे। उसके साथ आप अपना टेलीफोन नंबर, आज के डेट में तो मोबाइल नंबर हो गया है वो, तो आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। और अगले पॉइंट पे आते हैं, इसमें लिखा है रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करेंट नेशनैलिटी। तो इसमें आपको आंसर करना ही करना है, चाहे आप NRI हैं या आप इंडिया में ही रहते हैं, दोनों पॉइंट में आपको इसमें कुछ टिक मार्क करना है। तो फर्स्ट केस मैं बताती हूँ, रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करेंट नेशनैलिटी। तो अगर आप NRI हैं, अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो आप यहाँ टिक मार्क करेंगे यस, और नीचे जो नंबर NR का कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है मैं आपको दिखाती हूँ, ये कॉलम, यहाँ आप अपना वहाँ का जो आपका वीज़ा नंबर है वो आप मेंशन करेंगे, और आपका वीज़ा कब तक वैलिड है उसके साथ वाले कॉलम में आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल आप NRI नहीं हैं, आप अपनी कंट्री में ही रिसाइड करते हैं इंडिया में, तो आप इसमें नो फिल करेंगे, लेकिन आपको ये खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि आइदर आप NRI हैं या NRI नहीं हैं, दोनों केस में आपके लिए कॉलम वैलिड है। अगले पॉइंट पे आते हैं, करंट ऑक्यूपेशन। तो करंट ऑक्यूपेशन आपका जो एम्प्लॉयर से जब आप NOC लेंगे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे शेंगन कंट्री में अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको जो ऑफर लेटर में उन्होंने ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन जो मेंशन किया हुआ होगा करंट, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और अगर आप वाइफ हैं, आपके हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपना करंट ऑक्यूपेशन यहाँ डालेंगे। हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ डालेंगे। जिसके लिए भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो एक्चुअली में स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, जो भी है उसका करंट वो डेजिग्नेशन वहाँ पे आएगा। अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। एंड स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस। तो वेरी सिंपल, आपके एम्प्लॉयर का फुल एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज का एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आएगा। तो मैं कुछ भी ऐसे डाल रही हूँ, मैं बस लिख रही हूँ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, कॉलेज। अगले पॉइंट पे आते हैं, पर्पस ऑफ द जर्नी। तो इसमें थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें आपको थोड़ा सोचना है आप क्यों जा रहे हैं। जनरली मैं एक कॉमन पर्पस लेके चल रही हूँ, टूरिज़्म। तो इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, जैसे बिजनेस हो गया, विज़िट ऑफ फैमिली फ्रेंड्स, ऑफिशियल विज़िट भी होते हैं, ऑफिस की तरफ से आपको अगर भेजा जा रहा है तो इस पर आप ऑफिशियल विज़िट लिखेंगे। मेडिकल रीज़न से आप जा सकते हैं, जो भी आपका रीज़न है। जनरली मैं एक एग्जाम्पल टूरिस्ट मान के चल रही हूँ, टूरिज़्म, तो मैंने टूरिज़्म पे टिक किया है। अगले पॉइंट पे आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे। तो अगर कोई आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने पर्पस ऑफ स्टे, जैसे कि अगर आप टूरिज़्म के लिए जनरली जा रहे हैं तो आप यहाँ पे बस मेंशन कर दीजिए टूरिज़्म ओनली, या अगर आप ऑफिशियल विज़िट से जा रहे हैं, मेडिकल रीज़न से जा रहे हैं, बिज़नेस पर्पस है, या किसी को विज़िट करना है, फैमिली, इमीडिएट फैमिली है आपकी, तो उसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट उस पर्पस को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ऑफिशियल विज़िट है तो क्या मीटिंग है, क्या है नहीं, मतलब वो आप थोड़ा को एडिशनल अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इस कॉलम में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपना पर्पस ऑफ स्टे थोड़ा सा इलेबोरेट करने, थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको चांस देते हैं इस पॉइंट पे। अगले में और टूरिज़्म ओनली ही मेंशन करेंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, 25 नंबर पे,
तो उसमें आप देखिए, इसमें जो है आप थोड़ा समझिए इस पॉइंट को। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि आप मेन डेस्टिनेशन जहाँ जा रहे हैं यहाँ उसका नाम लिखेंगे उस जगह का, उसके अलावा और कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसका भी नाम आप इसमें मेंशन करेंगे। तो बेसिकली आप जहाँ भी जा रहे हैं शेंगन वीज़ा लेके जिस जिस कंट्री में, उन सब कंट्रीज़ का यहाँ नाम आएगा, लेकिन सबसे पहला नाम जो आएगा वो मेन डेस्टिनेशन। मेन डेस्टिनेशन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज़ जिस कंट्री में आप स्टे करेंगे पहले उसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद आप और भी अगर उसके एडेड कोई और कंट्री भी साथ में जाएंगे, 1-2 कंट्री, तो उनके नाम भी यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जाऊँगी स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड में मैं 5 दिन स्टे कर रही हूँ, जर्मनी में 2 दिन कर रही हूँ और फ्रांस में 1 दिन कर रही हूँ, तो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टे हो गया स्विट्ज़रलैंड। तो मेन डेस्टिनेशन यहाँ होगा स्विट्ज़रलैंड, और दूसरा मैं मेंशन करूँगी जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में मैंने बताया 2 दिन स्टे, और फ्रांस में मैंने किया है 1 दिन स्टे का प्लान। तो ये आप समझ गए। यहाँ आपको बेसिकली सारी कंट्रीज़ का नाम लिखना है जहाँ जहाँ आप शेंगन वीज़ा लेके जाएंगे, लेकिन सीरियल वाइज आपको ऐसे लिखना है कि मेन डेस्टिनेशन पहले, उसके बाद उसके एडेड डेस्टिनेशन, और मेन डेस्टिनेशन वही होगा जहाँ आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज स्टे करने वाले हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। और फर्स्ट एंट्री आप जिस भी शेंगन कंट्री में करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री आपका जो भी कंट्री होगा उसका नाम आएगा। तो इस केस में एग्जांपल लेते हैं कि मैं फ़र्स्ट एंट्री स्विट्ज़रलैंड में करूँगी, तो मैं यहाँ लिख दूँगी स्विट्ज़रलैंड। अगले पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड। ये बेसिकली है, हम वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए, 2 एंट्री चाहिए कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो सिंगल एंट्री मतलब एक वैलिडिटी पीरियड में आप एक ही बार वो कंट्री एंटर करके और टाइम से पहले आपको निकलना होता है। 2 एंट्रीज़ मतलब वैलिडिटी पीरियड के अंदर 2 बार एंट्री एग्ज़िट आप कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री का मतलब है वीज़ा की जो वैलिडिटी डेट है उसमें आप कई बार उस डेट से पहले आप एंट्री एग्ज़िट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन ये चॉइस हम दे सकते हैं। डिसाइडिंग अथॉरिटी एम्बेसी होती है कि वो हमें मल्टीपल ग्रांट करती है कि सिंगल ग्रांट करती है, ये एम्बेसी पर डिपेंड करता है। लेकिन आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो यू कैन टिक मार्क मल्टीपल, बट जनरली आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि इसमें आप सिंगल एंट्री ही टिक मार्क करें, क्योंकि वो जनरली फ़र्स्ट टाइम मल्टीपल एंट्री नहीं देती है शेंगन स्टेट्स। तो आप सिंगल एंट्री ही इसमें टिक मार्क करिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 28 नंबर पे। ओके, अगला पॉइंट पे बात करते हैं अब फिंगरप्रिंट्स। चलिए अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन द शेंगन एरिया। तो आपका डेट ऑफ अराइवल क्या है वो मेंशन करेंगे आप। अगला है इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शेंगन एरिया आफ्टर द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे, तो इसमें आप डेट ऑफ डिपार्चर मेंशन करेंगे। कुछ भी मैं टेंटेटिव डेट इसमें लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa. So this is like, अगर आप इससे पहले कभी भी शेंगन वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो आपके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे ऑलरेडी होंगे, तो आप उस केस में लिखेंगे येस। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं शेंगन वीज़ा के लिए तो आप लिखेंगे इसमें नो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। तो ये वाला पॉइंट ये है, इसमें आप थोड़ा ध्यान से सुनिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इसको समझते हैं हम कि एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, अगर, वेयर एप्लीकेबल मतलब अगर। एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड का, जैसे मैं वीज़ा अप्लाई कर रही हूँ इस डमी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्विट्ज़रलैंड गई, मैं 5 दिन वहाँ रही, फिर मैं जर्मनी गई 2 दिन रही, फिर मैं फ्रांस में 1 दिन रही, और उसके बाद मुझे डायरेक्ट यूएस जाना है। तो मेरा जो फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है वो यूएस है, क्योंकि मैं वो सारा कुछ घूमने के बाद यूएस जा रही हूँ। तो यूएस से जो मुझे वीज़ा इशू हुआ है उसके डिटेल्स यहाँ मुझे मेंशन करने होंगे, जैसे कि आपका वीज़ा वैलिड कब से है, वीज़ा नंबर, इसमें आप लिखेंगे इशूड बाय वीज़ा नंबर, वैलिड कब से है और कब तक वैलिड है वो वीज़ा। जैसे मैं यूएस जाऊंगी फाइनली, तो यूएस का वीज़ा नंबर, वीज़ा वैलिड फ्रॉम और वैलिड अंटिल। ओके, और इशूड बाय जो है वीज़ा नंबर के साथ आप लिखेंगे कंट्री का नाम। मैंने एग्जाम्पल यूएसए लिया। और अगर आप इंडिया रिटर्न आते हैं, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, अगर आपने 3 कंट्री घूमा है या सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ही आप जा रहे हैं और आपको रिटर्न वापस अपने फिर कंट्री ही आना है, होम कंट्री, तब उस केस में आप यहाँ पे NA लिखेंगे। मतलब कोई आपको अपनी कंट्री वाली अगर बात है, अगर आप अपनी कंट्री रिटर्न आ रहे हैं, होम कंट्री, तो इसमें आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ से कहीं और जा रहे हैं फाइनल किसी कंट्री में, तो वहाँ के डिटेल्स यहाँ आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, नंबर 30। Surname and first name of the inviting person in the member states, if not applicable, name of hotel or temporary accommodation in the member state. So this is very simple. अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होटल आपका होगा वो उस होटल का आप नाम मेंशन करेंगे। मतलब कि आप फर्स्ट जिस शेंगन कंट्री में लैंड करेंगे वहाँ का जो, आई एम सॉरी, फर्स्ट की स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत लिख दी है, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हमारी जो फर्स्ट कंट्री, शेंगन कंट्री जो होगी जहाँ हम एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल इस डमी एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा मैंने बताया कि मैं स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट एंट्री करूँगी, तो मैं स्विट्ज़रलैंड का होटल के नेम यहाँ मेंशन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होटल नेम। ओके, अगला पॉइंट है उस होटल का एड्रेस और ईमेल एड्रेस, होटल XYZ, और होटल के ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपको वहाँ का टेलीफोन नंबर होटल का मेंशन करना होगा। इसमें एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है, अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है यूरोप में, शेंगन वीज़ा, शेंगन कंट्रीज़ में, तो आपको उनका सरनेम और फर्स्ट नेम, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए नहीं जा रहे हैं, अगर आप किसी का इनविटेशन लेटर के बेसिस पे जा रहे हैं, तो उनका सरनेम और फर्स्ट नेम वहाँ पे आएगा। उसके बाद उनका एड्रेस और ईमेल एड्रेस आएगा और उनका टेलीफोन नंबर आएगा। तो मैंने टूरिस्ट केस का एग्जांपल लिया, तो उसमें होटल का डिटेल्स हम मेंशन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 31 का। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई इनवाइट किया है किसी ने, किसी, या फिर आप किसी ऑफिस वर्क से जा रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बुलाया है, तो बेसिकली उनका यहाँ पे नेम एंड एड्रेस, अगर आपके साथ वो केस है, अगर आप टूरिस्ट पे नहीं जा रहे हैं, तभी आपके लिए ये सिर्फ एप्लीकेबल है। तो वहाँ पे आप नेम, उस एंड एड्रेस ऑफ जो भी आपको कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी इनवाइट करी है, उनका आप मेंशन करेंगे। और जैसे कि अगर आप टूरिस्ट हैं और ये सब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे NA डालेंगे, और मैंने भी यहाँ पे NA डाला है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर वगैरह है, तो आप इन कॉलम्स में उनका नाम, एड्रेस, ये सब आपका आने वाला है। तो टूरिस्ट है तो NA करके आप इसमें डालेंगे। अब आ जाइए 32 नंबर पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं।
कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड। कौन कर रहा है? अगर जैसे कि आप खुद स्पॉन्सर अपनी ट्रिप कर रहे हैं क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आप टिक मार्क करेंगे बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। इफ़ यू आर पेइंग फॉर योर ट्रिप योर सेल्फ देन यू विल टिक बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। उसके बाद मीन्स ऑफ सपोर्ट, आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि आप किस मीन्स से अपने आप को सपोर्ट करेंगे। तो आपको जो जो चीज़ें आप ले जाएंगे, जैसे कैश, आप चेक अगर ले जाएंगे तो ट्रैवलर्स चेक, आप अगर कार्ड ले जाते क्रेडिट कार्ड तो कार्ड। प्रीपेड एकोमोडेशन, प्रीपेड एकोमोडेशन का मतलब होता है होटल, प्री बुक्ड होटल। अगर आपके पास प्री बुक्ड होटल है, आपने प्री बुक्ड होटल बुक किया है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से पहले, तो आप इसमें टिक मार्क करेंगे। प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब है अगर आपके पास फ़्लाइट बुकिंग, पक्की फ़्लाइट बुकिंग है, फ़िक्स फ़्लाइट बुकिंग आपने कर रखी है, आप श्योर हैं जाने के लिए, आपके पास फिक्स्ड होटल और फ्लाइट बुकिंग है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप टिक मार्क करेंगे। और अगर कोई और भी है आपके पास तो अदर्स में भी टिक करेंगे। तो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंस में आप क्या क्या चीज़ें से, क्या क्या किन किन चीज़ों से अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे टिक मार्क किया था बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप अपना जो ट्रिप है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। इसीलिए इन्होंने आपसे फिर पूछे हैं इन्होंने कि आप क्या क्या इसमें दे सकते हैं, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड। तो बेसिकली आपको ये टिक मार्क करना होगा अगर आप खुद से ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं आप। ओके, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया आप ऑफिस ट्रिप से जा रहे हैं, अगर आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली जो होस्ट हैं जिन्होंने आपको इनविटेशन लेटर दिया हो, तो उस केस में आप वो वाला पॉइंट्स टिक मार्क नहीं करेंगे। उस केस में आप बाय अ स्पॉन्सर टिक मार्क करेंगे। लेकिन जनरली अगर आप टूरिस्ट वीज़ा फिलअप करते हैं तो वही वाला पॉइंट्स बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ ही होगा। और मीन्स ऑफ सपोर्ट, तो ये बेसिकली स्पॉन्सर के लिए ही है। अगर ये जनरली अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए वैलिड नहीं है, तो इसमें आपको टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर वो आप उस स्पॉन्सर की डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी कि स्पॉन्सर आपको कैसे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, या आपको कैश दे रहा है, या आपके सारी एक्सपेंसेस कवर कर रहे हैं। प्रीपेड, आपके प्रीपेड ट्रांसपोर्ट दैट इज़ होटल, फ़्लाइट आपकी कवर कर रहे हैं, तो ये मीन्स ऑफ सपोर्ट बाय स्पॉन्सर। तो ये एक्चुअली होगा अगर आप वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप फिल कर रहे हैं अपना फॉर्म, तो ध्यान से सुनिए, आप फर्स्ट कॉलम टिक मार्क नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आप खुद, सबसे पहले पॉइंट है कि अगर आप खुद अपना ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप वर्किंग हैं फैमिली में, तो आपके लिए ये फर्स्ट 32 का जो फर्स्ट पॉइंट है बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, ये पॉइंट्स आने वाला है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप वाइफ हैं उनके और आपके हस्बैंड आपके ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, और अगर आप हाउस वाइफ हैं, तब आपके लिए सेकंड वाला पॉइंट आपको टिक मार्क करना है बाय अ स्पॉन्सर। और उसके बाद नीचे मीन्स ऑफ सपोर्ट में आपको डिटेल्स फिल करनी है। एक सेकंड, हाँ, मीन्स ऑफ सपोर्ट में आपको फिर वो नेम लिखना है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के बदले अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको मिस्टर, अपने हस्बैंड का नाम लिख के उनके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है वो आपको मेंशन करना है। जैसे हस्बैंड है तो ऑब्वियसली उनका नाम, फुल नाम आप लिख देना, फुल नेम, और रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वैसे। और नीचे जो है उसमें आपको टिक मार्क करना है कि आपको किस मीन्स से वो आपकी ट्रिप को वो कैसे सपोर्ट करेंगे। आप कैश टिक करिए, एकोमोडेशन टिक करिए, क्योंकि स्टे टिक करिए, प्रीपोर्ट ट्रांसपोर्ट टिक करिए, अदर्स टिक करिए। तो बेसिकली अगर आप वाइफ हैं और अगर आपके ट्रिप को आपके हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको सारा कॉलम टिक मार्क करना है। कैश, एकोमोडेशन, ऑल एक्सपेंस, प्रीपोर्ट ट्रांसपोर्ट मतलब फ़्लाइट्स, अदर्स, सब टिक मार्क करने के बाद अदर्स में लिखा है प्लीज़ स्पेसिफाई। तो इसमें आपको ये स्पेसिफाई करना है
कि ऑल एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड बाय मिस्टर सो एंड सो, आपके हस्बैंड का नाम आएगा, एंड आप लिखेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड एनओसी इज़ अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन। तो बेसिकली एनओसी की रिक्वायरमेंट उनको होती है। अगर आप हाउसवाइफ हैं और हस्बैंड आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड को एक एनओसी लेटर देना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने अटैच की हुई है, तो ये भी आपने उसमें डिटेल यहाँ लिख देंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो लास्ट में आपको करना होता है सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। तो आप जिस प्लेस पर अभी हैं और जिस डेट को एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे हैं तो वो आप मेंशन करेंगे, और लास्ट में आप यहाँ पे करेंगे अपना सिग्नेचर। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप बच्चे के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो भी सेम केस होगा। जैसे वाइफ का होता है हाउसवाइफ का, वैसे ही बच्चे का भी सेम केस होगा। बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे रिलेशन में आ जाएगा फादर, और टिक मार्क सब कुछ आप सेम करेंगे, और यहाँ पे भी सेम आएगा, ऑल एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड बाय मिस्टर सो एंड सो, बच्चे के फादर का नाम, मतलब जो मेन स्पॉन्सर है इस ट्रिप के उनका नाम। और ये सेंटेंस सेम रहेगा कि फाइनेंशियल एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एनओसी इज अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन। उसके अलावा नीचे जब आप सिग्नेचर करेंगे अपने चाइल्ड के बिहाफ पे, तो आपके चाइल्ड सिग्नेचर नहीं करेंगे, दोनों पेरेंट्स साइन करेंगे यहाँ पे। अगर आपने चाइल्ड के बिहाफ पे ये फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पे बोथ पेरेंट्स विल साइन, और अगर आपका है तो आप सिग्नेचर करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। हमने एक डमी फॉर्म फिलअप किया। तो आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करिए, और अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए। और आई होप कि ये फॉर्म फिलअप में आपने पूरा कंसंट्रेट किया होगा, ये आपको बहुत काम आने वाला है। और हैप्पी हॉलीडेज़, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम signing off from Swavi Holidays. Thank you so much, people.